दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राहुल शर्मा और आप सभी का राहुल शर्मा शो में स्वागत है। भारत का इतिहास, इस चर्चा को हम आगे बढ़ा रहे हैं। पिछले एपिसोड में हमने चर्चा किया था गुप्त साम्राज्य के विषय में और आज हम उसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आज हम चर्चा करेंगे समुद्रगुप्त के बाद गुप्त साम्राज्य का उत्तराधिकारी कौन हुआ और उस उत्तराधिकारी ने किस तरीके से साम्राज्य को संगठित किया। उस वक्त गुप्त साम्राज्य की राजनीतिक दशा, आर्थिक दशा, सामाजिक दशा और धार्मिक दशा कैसी थी और शिक्षण व्यवस्था कैसी थी। आखिर इतने बड़े साम्राज्य का पतन क्यों हो गया, विघटन क्यों हो गया, क्या क्या वजह था, क्या क्या कारण था। तो इन सारे विषय पर चर्चा करेंगे, तो वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। समुद्रगुप्त के बाद उसका उत्तराधिकारी रामगुप्त बना, लेकिन रामगुप्त अल्पकालीन राज कर पाया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि समुद्रगुप्त का जो दूसरा पराक्रमी पुत्र था चंद्रगुप्त द्वितीय, वो गुप्त साम्राज्य का सम्राट बना। उसका प्रथम नाम चंद्रगुप्त था। उसके सिंहासन पर बैठने की जो तिथि है लगभग 380 ईस्वी है। उससे बाद में विक्रमादित्य की उपाधि से नवाजा गया। गुप्त और बाकट के अभिलेखों के अनुसार उसका अन्य नाम देवराज या देवगुप्त भी था। उसकी प्रथम रानी का नाम कुमेरनागा था, जो कि एक नाग कन्या थी। चंद्रगुप्त द्वितीय किस तरीके से साम्राज्य को संगठित किया, आइए जानते हैं। पहला, गणराज्यों का विनाश करके। पश्चिम उत्तर भारत में कुषाण और अवंती के बीच अनेक छोटे छोटे गण थे जो स्वतंत्र होना चाहते थे, लेकिन विदेशी आक्रमणकारी से लड़ने में असमर्थ थे। इसलिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने इसका दमन किया और अपने साम्राज्य में मिला लिया। दूसरा, अवंतिक राजाओं का अंत किया। तीसरा, पश्चिम उत्तर भारत पर आधिपत्य जमाया। चंद्रगुप्त द्वितीय अपने पिता के समान ही एक कुशल रणनीतिज्ञ था। पूर्व के प्रत्यंत राज्यों को भंग करके उसने पश्चिम उत्तर के कुशाणों पर आक्रमण किया। उसने अवंती के शक राज्यों को हराकर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। चौथा, दक्षिण पथ। समुद्रगुप्त के काल में ही संभवतः दक्षिण के राजा अलग होना चाह रहे थे, विद्रोह करना शुरू कर दिए थे, लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय ने इन सब का दमन किया, इन सबको दबा दिया। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में गुप्त साम्राज्य की जो शक्ति थी वो अपने चरम सीमा तक पहुंच गई। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में गुप्त साम्राज्य की राजधानी कहां थी, आइए जानते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में राजधानी सामान्यतः पाटलिपुत्र को ही मानी जाती है, लेकिन शकों के प्रभाव के कारण राजधानी बदलनी पड़ी और राजधानी हो गई उज्जैन। चंद्रगुप्त द्वितीय को लेखों में श्रेष्ठतम नगर उज्जैन का स्वामी और सर्वश्रेष्ठ नगर पाटलिपुत्र का स्वामी कहा गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय की चर्चा हम करें और फायन का चर्चा ना करें, ऐसा हो नहीं सकता है, बात अधूरी रह जाती है। आखिर ये फायन कौन था, कहां से आया था, आइए जानते हैं। प्राचीन भारत में समय समय पर अनेक विदेशी यात्री भारत भ्रमण को आए। उन्होंने जो भी उस समय की दशा देखी वो एक लेख में लिखकर अपने पास रखा और कहा जाता है कि अगर भारत के इतिहास को जानना है दोस्तों, तो विदेशी यात्री का वर्णन आपको पढ़ना चाहिए, तभी आप भारत के इतिहास को जान पाएंगे। और उसमें जो सबसे प्रसिद्ध विदेशी यात्री थे वो थे फाहियान। वो एक चीनी यात्री थे। बचपन में वो अनाथ हो गए, जिसकी वजह से वो संसार से विमुख हो गए और बौद्ध भिक्षु हो गए। वो बौद्ध का जो स्थल था भारत में, वो देखने के लिए बहुत ललायक थे। तो उसी दर्शन की अभिलाषा उन्हें भारत लाई खींचकर, और कहा जाता है कि इस यात्रा में लगभग उन्हें 15 वर्ष लगा, तब जाकर वो भारत पहुंचे। और भारत में लगभग 6 वर्षों तक भ्रमण किया, अलग राज्यों में। 3 वर्ष तो केवल पाटलिपुत्र में वो रहे। उसके बाद वो अपने स्वदेश लौटे। उनके अनुसार उस वक्त गुप्त साम्राज्य की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक दशा कैसी थी और शिक्षण व्यवस्था कैसी थी, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं बारी बारी से। सबसे पहले बात करते हैं राजनीतिक दशा की। फायन के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन श्रेष्ठ और उत्तम था। राज का जनजीवन में हस्तक्षेप बहुत ही कम था। लोग स्वतंत्र पूर्वक अपना व्यवसाय करते थे। क्रय विक्रय के लिए कौड़ियों का प्रयोग होता था। समस्त साम्राज्य का प्रशासन पाटलिपुत्र से संचालित होता था। प्रशासन की सुविधा के लिए संपूर्ण समाज प्रांतों में विभाजित था, जिन्हें देश या भुक्ति कहते थे, और इसके अधिकारी को उपरी कहा जाता था, जो राज परिवार का ही होता था। राज की आय का स्रोत भूमि कर था।
दूसरा है सामाजिक दशा। गुप्त समाज भारत के इतिहास का क्लासिकल युग कहा जाता है, स्वर्ण युग कहा जाता है। फाहियान के अनुसार उस वक्त की जो समाज व्यवस्था थी बहुत ही अच्छी थी। लोग दान दक्षिणा में विश्वास करते थे, उच्च नैतिकता के लोग थे, उच्च चरित्र के लोग थे, अच्छे अच्छे गुण उनमें मौजूद थे। लोग ईमानदार थे, लेन देन के लिए लिखा पढ़ी नहीं होते थे। लोग लहसुन मांस मछली खाना पसंद नहीं करते थे, मदिरा बिल्कुल भी नहीं पीते थे। लेकिन एक बुरी बात भी थी कि दास प्रथा अभी भी मौजूद थी। लोग खरीदते और बेच जाते थे और पर्दे की प्रथा भी थी। तीसरा है आर्थिक दशा। फाहियान के अनुसार गुप्त साम्राज्य का जो काल था उस वक्त देश धन धान्य से भरपूर था। लोग अनेक तरह के फसल उगाते थे, जैसे गेहूं, धान, सब्जी, फल, नील, मक्का, जूट, कपास, सुपारी, नील, इन सारी चीजों को वो उगाते थे। और कपड़ा उद्योग प्रचलित था। रेशम वस्त्र बनारस और मथुरा में बनाए जाते थे। धातुओं को गला करके विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण किया जाता था। महरौली का जो लौह स्तंभ है वो धातु कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, जो कि शताब्दियों के बाद भी आज भी जंग रहित है। गुप्त काल में जल और स्थल दोनों मार्गों से व्यापार होता था। रोमन साम्राज्य को श्रृंगार की वस्तुएं भेजी जाती थी और चीन से रेशम वस्त्र आता था। व्यापार विनिमय के लिए सोना, चांदी, तांबा का सिक्कों का प्रयोग किया जाता था। चौथा है धार्मिक दशा। फाहियान के अनुसार ब्राह्मण धर्म का महत्व अधिक था। चंद्रगुप्त द्वितीय स्वयं वैष्णव धर्म को मानते थे, लेकिन बौद्ध धर्म का भी प्रचलन बहुत ज्यादा था, उसका प्रभाव भी बहुत अधिक था। पांचवा है शिक्षा। गुप्त काल में शिक्षा की भी उत्तम व्यवस्था थी। बहरहाल राज की तरफ से कोई शिक्षण व्यवस्था नहीं थी, लेकिन गुरुओं ने अपना आश्रम स्थापित किए हुए थे, जहां विद्यार्थी निवास करते थे और अलग अलग विषयों पर अध्ययन करते थे। जो उस वक्त जो शिक्षा का केंद्र हुआ करता था खास, वो था पाटलिपुत्र, उज्जैन, मथुरा, कालसी, वाराणसी, पद्मावती, नासिक, इसमें से एक और था अयोध्या। यहां खत्म होता है चंद्रगुप्त द्वितीय का अध्याय। अब हम आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के 32 वर्षों तक शासन करने के बाद उसका मृत्यु हुआ, और मृत्यु होने के बाद 415 ईस्वी में उसका पुत्र कुमारगुप्त राज सिंहासन पर बैठा। उस काल में गुप्त साम्राज्य की शक्ति स्थिर रही, किंतु अंतिम वर्षों में पुष्यमित्र शुंग ने काफी आक्रमण किया, जिसकी वजह से साम्राज्य धीरे धीरे स्थिर पड़ने लगा और कुमारगुप्त भी बूढ़ा हो चुका था और बीमार पड़ने लगा, जिसके वजह से वो आक्रमणकारियों का सामना नहीं कर पाया और उसका पुत्र स्कंदगुप्त राज सिंहासन पर बैठा। कहा जाता है कि गुप्त शासन काल के 136वें वर्ष में स्कंदगुप्त राज सिंहासन पर बैठा और वो इस साम्राज्य का सबसे अंतिम मतलब शक्तिशाली सम्राट था, और सबसे अंतिम जो प्रसिद्ध सम्राट था वो था नरसिंह। आखिर इतना बड़ा साम्राज्य होने के बावजूद क्या वजह था, क्या कारण था जिसके वजह से साम्राज्य का पतन हो गया, ये जानना बहुत जरूरी है। तो आइए जानते हैं। पहला कारण था अयोग्य उत्तराधिकारी। स्कंदगुप्त तक तो साम्राज्य स्थिर रहा, लेकिन उसके बाद योग्य उत्तराधिकारी नहीं मिल पाया। ना तो वो पराक्रम में मजबूत थे और ना ही वो बल से मजबूत थे, जिसकी वजह से केंद्रीय प्रशासन जो है वो कमजोर पड़ने लगा और साम्राज्य जो है धीरे धीरे ढहने लगा। दूसरा है विदेशी आक्रमण। इस काल में विदेशी आक्रमण भी बहुत ज्यादा हुआ और पुष्यमित्र शुंग ने अनेक बार आक्रमण किया, जिसकी वजह से गुप्त साम्राज्य का ढहना निश्चित था। और एक सबसे खास आक्रमण जो था वो था हुनों का। तीसरा जो पतन का कारण बताया जाता है वो है उत्तराधिकारी के नियम। समुद्रगुप्त के बाद या यूं कहें समुद्रगुप्त से ही जो एक प्रथा चली थी, जो ज्येष्ठ पुत्र उसको हटाकर कोई और राजा बन सकता है, इसकी वजह से क्या हुआ कि राजकुमारों में अनिश्चितता का भाव उत्पन्न लग गया, असुरक्षा का भाव उत्पन्न होने लग गया। और यहां तक सुनने को मिलता है, जानने को मिलता है कि कुछ राजकुमारों ने हुन आक्रमणकारियों का भी सहायता किया आक्रमण करने के लिए। तो कहा जाता है ना कि घर का भेदी लंका ढाए। जब घर के लोग अगर शामिल हो जाएं आक्रमणकारियों का साथ देने में, तो साम्राज्य कब तक रह सकता है, उसको तो ढहना निश्चित है। साम्राज्य के पतन का चौथा कारण बताया जाता है आर्थिक कारण। गुप्त साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण आर्थिक भी था। सामंतों को भूमि अनुदान दिया जाता था और उन्हें कुछ प्रमुख कार्य भी सौंपे गए थे। नए सामंत जो थे वो कृषि पर ध्यान देना बंद कर दिए
और दूसरी तरफ समस्या यह था कि व्यापार जो है वो कौड़ियों में होता था। तो मुद्रा अर्थव्यवस्था के अभाव में व्यापार, नगर और उद्योग धंधे पनप नहीं सके। पांचवा है धार्मिक कारण। आरंभ में तो अधिकतर गुप्त समाज के जो राजा थे वो ब्राह्मण धर्म को मानते थे, लेकिन बाद के राजाओं ने बौद्ध धर्म को अपनाना स्वीकार कर दिया, जिसकी वजह से उनके अंदर साम्राज्यवादी का जो नीति था वो त्याग दिए और अहिंसा का मार्ग अपना लिए। और हुआ सब क्या दिक्कत कि सेना की तरफ वो ध्यान देना कम कर दिए। तो जब आप सेना की तरफ ध्यान देना कम कर देंगे तो जाहिर सी बात है कि देश में असुरक्षा बढ़ेगी और साम्राज्य कमजोर होगा। और यही हुआ, साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। छठा और आखिरी कारण बताया जाता है गुप्तकालीन दंड नीति। गुप्त साम्राज्य में अनेक बड़े बड़े दोष का भी छोटा छोटा दंड दिया जाता था, जिसकी वजह से कोई भी अपराधी मुंह उठाकर आता था और प्रशासन का विरोध करता था, राजा का विरोध करता था, जिसकी वजह से अंत में क्या हुआ कि गुप्त साम्राज्य पूरा खत्म हो गया, पूरा उसका पतन हो गया। यहां समाप्त होता है गुप्त साम्राज्य का अध्याय। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।